हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम इस वीडियो में सॉल्व करते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप का एक प्रॉपर क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में हम बेसिकली दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एक होगा हमारा बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन जिसके चांसेस 60 to 70% आपके एग्जाम में आने के, और हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके हाईली चांस है कि 80 से 90% वो क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आ सकता है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हमारे पास सामने न्यूमेरिकल रखा हुआ है। इस न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है कि हमारे पास आशीष, सुरेश और लोकेश थे, जिनका रेशियो था 5:3 13 मार्च 2017 में, 31 मार्च 2017 में। और फिर इनकी यहाँ पे बैलेंस शीट हमें दे रखी है। ठीक है, गुड। फिर हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि सुरेश जो है वो क्या हो गए हैं बेटा, सुरेश क्या हो गए, रिटायर हो गए। कब हो गए? 30 जून 2017 में। इस डेट को जो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके जब रिटायरमेंट के क्वेश्चन होते हैं तो आपको बस रिटायरिंग पार्टनर की जो डेट होती है उस पर बहुत ध्यान देना होता है। फिर उसके बाद हमें नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि स्टॉक जो है उनकी वैल्यू ये है, फर्नीचर की वैल्यू ये है, प्रॉफिट शेयर ऑफ सुरेश टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स लास्ट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ मैंने आपको समझा रखी है कि जो आपके प्रॉफिट्स होते हैं वो कैसे निकाले आते हैं। तो इसमें बोल दिया गया है कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है, सुरेश का, उसको किस बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है, उससे कैलकुलेट किया गया है हमारे फर्म के लास्ट 5 ईयर के बेस पे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा। एन अमाउंट ऑफ 10,000 ड्यू फ्रॉम दीपक आ डेटर। कोई हमारे दीपक डेटर थे, उनका 10,000 रुपये क्या है, ड्यू है, वॉज डाउटफुल एंड प्रोविजन फॉर सेम वॉज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो उसका हमें प्रोविजन बनाना है। गुडविल ऑफ अ फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 लाख। सुरेश वॉज पेड 40,000 इमीडिएटली ऑन रिटायरमेंट एंड द बैलेंस वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है, ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और लास्ट में लिखा हुआ है कि आशीष, लोकेश शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन कितने रेशियो में, 3:2 में। तो चलिए हम जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने सारी इन्फॉर्मेशन देख ली है, तो आपको पता है हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए उसको बनाते हैं। तो यहाँ बेटा मैंने फॉर्मेट बना रखा है रीवैल्यूएशन का। तो हम जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या है। पहला हमारे पास दे रखा है कि स्टॉक का ट्रीटमेंट दे रखा है हमें। स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 172। भाई स्टॉक की वैल्यू जो है वो हो गई है 172। पहले जो स्टॉक की वैल्यू थी वो थी 185। ठीक है, तो अब आपको मैं बार बार पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें एसेट और लाइबिलिटी के ट्रीटमेंट होते हैं। तो आप एग्जाम पे यहाँ लिख लीजिएगा। मैंने आपको इस याद करने का तरीका बताया था, लोग मिलते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। तो जहाँ एसेट की वैल्यू डाउन होगी वो डेबिट तरफ, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो डेबिट तरफ लिखते हैं। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी और लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट तरफ लिखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन पे देख लेते हैं। स्टॉक जो है हमारा एसेट होता है उसकी वैल्यू थी 185, अब कितनी हो गई है, 172। तो एसेट की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, और डिक्रीज होने वाली एसेट को कहाँ लिखते हैं, डेबिट तरफ। तो लिख देते हैं टू स्टॉक, टू स्टॉक। तो कितने से हुई है, पहले थी 185, अब हो गई है 172, यानी 13,000 से क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। ठीक, गुड। अब देखते हैं हम दूसरा ट्रीटमेंट। फर्नीचर एंड फिटिंग्स वो वैल्यूड एट 80,000, वैल्यूड एट 80,000। पहले जो हमारा फर्नीचर फिटिंग था उसकी वैल्यू क्या थी, 77 थी, अब कितनी हो गई है, 80,000। तो यहाँ पे एसेट की वैल्यू क्या हुई है, बढ़ गई है। तो अगर वैल्यू बढ़ गई है तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिटर। तो क्या लिख देते हैं, फर्नीचर बाय फर्नीचर एंड फिटिंग। मैं यहाँ शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, आप एग्जाम पे पूरा लिखिएगा। कितना, पहले थी हमारी 77, अब हो गई 80, यानी 3,000 से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट है कि हमारा सुरेश का। तो इस ट्रीटमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा क्या हो जाए, रीवैल्यूएशन बन जाए, और आप भी एग्जाम पे यही करिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। क्या बोला गया, एन अमाउंट ऑफ 10,000 ड्यू दी, कोई हमारे डेटर्स थे उसका 10,000 क्या है, अमाउंट था। अब उसका हमें क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है। तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। याद रखिएगा, पहले 10,000 रुपये हमें किसी से लेने थे, अब वो क्या है, बोल रहे हैं कि नहीं, डाउट है कि मिले ना मिले, तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो लाइबिलिटी बढ़ी तो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट तरफ। तो लिख दीजिए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ। ठीक है, वेरी गुड। 10,000 कितने का बोल दिया गया है, 10,000 का बोल दिया गया। ठीक, अब उसके बाद हमें कोई ट्रीटमेंट देखते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म, ये हमारा कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट होगा। सुरेश के बारे में है, ये भी हमारा कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट होगा, और ये हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो भी हमारे कैपिटल अकाउंट में काम आएगी। तो यानी मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे बन गया। तो आप लोग याद रखिएगा, आपको इसी तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें रिवैल्यूएशन की उसे कंप्लीट कर देनी। ठीक है, गुड। तो अगर मैं इसे बैलेंस करूँ तो आपको पता है जो अमाउंट बड़ा होता है उसे हम दोनों तरफ लिख देते हैं। तो 23,000 दोनों तरफ लिख दिया जाएगा। अब
बैलेंस कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ क्रेडिट तरफ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय, क्या, बाय लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यानी हमारा क्रेडिट तरफ आया, यानी ये लॉस है, तो हमारा कितना आ जाएगा लॉस, 20,000 हमारा लॉस आ जाएगा। और ये किससे बटेगा, हमारे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, जो कि थे आशीष, सुरेश एंड लोकेश। और इनका रेशियो क्या था, आशीष सुरेश का 5:3:2। अगर मैं इस 20,000 को 5:3:2 में बांटूँ तो ये हो जाएगा 10,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, रिवैल्यूएशन बन गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल कम। चलिए हम उसको बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना दिया कैपिटल अकाउंट का। चलिए हम कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाया जाता है, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं हमारी कैपिटल अकाउंट में आती वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा रखी है, आपने नहीं देखी तो उसे प्लीज़ रेफर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जो भी हमारे पार्टनर्स की कैपिटल होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस PD। जो भी हमारे पार्टनर्स की कैपिटल होती है हम सबसे पहले उसे ट्रांसफर करते हैं। तो वो हमें कहाँ पे मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी हमारे बैलेंस शीट में। तो 7,20,000, 4,15 और 3,45। तो चलिए हम जल्दी से इसको लिख देते हैं। तो 7,20,000 ए की कैपिटल थी आशीष की, 4,15,000 हमारी सुरेश की कैपिटल थी, और 3,45,000 हमारी कैपिटल थी लोकेश की। ठीक है, फिर उसके बाद हमें कोई भी हमारा क्या एडमिशन का क्वेश्चन होता तो हम चेक करते कोई भी एडमिटेड पार्टनर की कैपिटल, अब वो आई नहीं है ना, एडमिटेड पार्टनर की गुडविल आई होगी, तो वो चीज़ें कट जाएंगी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में हमारा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, इस केस में सर हमें लॉस हो गया, तो सब उसको भी आप क्या करिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट तरफ, तो आपको पता है किस तरफ ट्रांसफ़र होगा, अपोजिट तरफ हो जाएगा। तो यानी आप लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन, जो कि हमने निकाल दिया है। ए को मिलेगा 10,000, बी को मिलेगा हमें 6,000 और एल को मिलेगा हमें 4,000। ठीक, गुड। अब उसके बाद हमें देखना है कि रिटायरिंग पार्टनर्स की क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक और चीज़ आप देख लीजिएगा, रिटायरिंग पार्टनर्स पहले आप अपनी बैलेंस शीट को एक बार चेक करिएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें करनी है। तो फिर उसके बाद आप लोगों को इतनी जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल लिखने के बाद, जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करने के बाद, हमें अपनी बैलेंस शीट को चेक करना है। क्या देखने के लिए, कि कहीं उसमें कोई रिजर्व तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिससे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, रिजर्व फंड दे रखा है। अब कितने टाइप के रिजर्व ट्रांसफ़र होते हैं मैंने आपको बता रखा है, हमारे पास 4 तरह के रिजर्व ट्रांसफ़र होते हैं, सॉरी 3 तरीके के रिजर्व हमारे पास ट्रांसफ़र होते हैं। रिजर्व फंड वाला रिजर्व, एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व, और तीसरा होता है हमारा फिक्स एसेट, फिक्स रिजर्व। ठीक है, तो हमें 3 तरीके के हैं, ये मैंने वीडियो में आपको समझा रखा है, आप उसे रेफर कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें रिजर्व दे रखा है कितना, 1,80,000। तो चलिए 1,80,000 रिजर्व है, तो हम क्या करते हैं उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय रिजर्व फंड। हम क्या करेंगे, बाय रिजर्व फंड। 1,80,000 था तो हमारा ओल्ड रेशियो उसमें बढ़ जाएगा, तो 1,80,000 था, उसको मैं किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, 5, 3 एंड 2 के रेशियो में। कितने में, 5, 3 एंड 2 के रेशियो में। हमारे ओल्ड पार्टनर्स के यही रेशियो थे। तो अगर मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 90,000 मुझे ए को देना पड़ेगा, 54,000 मुझे एस को देना पड़ेगा, और 36,000 मुझे किसको देना पड़ेगा, लोकेश को देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को आता है। ठीक, चलिए वेरी गुड, ये सॉल्व कर लिया हमने। अब और कोई चीज़ तो नहीं हमारे बैलेंस शीट में जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, नहीं, सिर्फ 2 ही चीज़ें बैलेंस शीट से डिस्ट्रीब्यूट होती है, होते रिजर्व फंड, रिजर्व्स, और हमारी होती हैं गुडविल्स। तो हमें यहाँ पे रिजर्व है, गुडविल यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो चलिए गुड, अब आते हैं हमारे रिटायरिंग पार्टनर के ट्रीटमेंट्स पे। अब हमारे रिटायरिंग पार्टनर्स का ट्रीटमेंट क्या बोल रहा है कि भैया देखिए, रिटायरमेंट के टाइम पे पार्टनर रिटायर होता है तो उसे क्या सारी चीज़ें मिलेंगी, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया हुआ है। तो उसे क्या क्या मिलता है, उसे उस दिन तक का प्रॉफिट मिल जाएगा, उस दिन तक की गुडविल मिल जाएगी, उस दिन तक की जितनी एसेट की वैल्यू होंगी वो सारी चीज़ें उसे मिल जाएंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन में हमें ट्रीटमेंट दे रखा है तीसरा, इसमें लिखा हुआ है द प्रॉफिट ऑफ सुरेश, वो रिटायरिंग प्रॉफिट ऑफ सुरेश टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट इज कैलकुलेटेड ऑन द 5 लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। भैया क्या बोल दिया गया है, सुरेश का जो प्रॉफिट है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सुरेश को, तो भाई वो कौन से बेसिस पे है, वो हुआ है लास्ट के 5 ईयर्स के प्रॉफिट जो हुए उनके बेस पे है। ठीक है, और हमें उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है उसकी वैल्यू 2,00,000 रुपये, यानी लास्ट के जो साल के 5 साल के जो प्रॉफिट है उनकी वैल्यू क्या निकली है, 2,00,000 रुपये निकली है। तो भैया क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट हम कर लेते हैं। तो चलिए हम सुरेश का निकाल लेते हैं कि उससे
2 लाख रुपए जो है लास्ट 5 साल के जो हमारे प्रॉफिट हैं उसमें से उसका कितना शेयर बनता है जिस दिन वो रिटायर हुआ है। समझ गए? गुड। तो सुरेश का जो हमारा रेशियो था, सुरेश का रेशियो था हमारा था 3/10 का। सुरेश जा रहे थे भाई, सुरेश का रेशियो क्या था? सुरेश का रेशियो है हमारा 3/10 का। अब दूसरी चीज़ देखिए, सुरेश जा कब रहे हैं। देखिए लास्ट के 5 साल का प्रॉफिट 2 लाख था, तो इस साल भर का था। अगर इस साल हम पूरा सुरेश रहते तो 2 लाख के बेस पे उन्हें प्रॉफिट मिलता। बट सुरेश रिटायर कब हो रहे हैं हमें ये डेट भी देखनी है। क्यों? क्योंकि भाई जिस दिन सुरेश रिटायर होगा हमें उस दिन तक का ही प्रॉफिट देना है। ठीक है? तो सुरेश हमारे जो रिटायर हो रहे हैं वो हो रहे हैं बेटा किस दिन पे? सुरेश हो रहे हैं रिटायर 30 जून को। कब हो रहे हैं? 30 जून को। तो यानी फर्म में सुरेश पूरे साल भर नहीं रहेंगे, वो खाली 30 जून तक रहेंगे। तो 30 जून तक रहेंगे तो उनके कितने महीने का प्रॉफिट उन्हें मिलेगा? काउंट कर लेते हैं। पूरे अप्रैल का, पूरे मई का, और फिर पूरे जून का। किसका? पूरे जून का। और ये 30 जून को ही रिटायर हो रहे हैं, यानी पूरे जून का प्रॉफिट इन्हें मिलेगा। उसके बाद तो भाई 1 तारीख से लग जाएगी जुलाई, और सुरेश रिटायर कब हो रहे हैं? 30 जून को ही हुए जा रहे हैं। तो यानी सुरेश को कितने महीने का प्रॉफिट मिलेगा? 3 महीने का। तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3/12 से। समझ में आया? गुड। ठीक। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। ठीक है? गुड। यानी सुरेश को जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ जिस दिन वो रिटायर हुआ है? 15,000 हुआ है। तो हम क्या करेंगे? इसे भी ट्रांसफ़र कर देंगे। और किस नाम से करेंगे ट्रांसफ़र? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। किससे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्यों बेटा? क्योंकि सस्पेंस बना हुआ है, पूरे साल भर में कितना प्रॉफिट हो गया अभी कंफर्म नहीं है, हमने कोई मेथड लगा के बस प्रॉफिट निकाल दिया है, एज्यूम कर लिया है। ठीक है? तो इसे क्या बोला था? पीएल सस्पेंस अकाउंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पीएल सस्पेंस अकाउंट की वैल्यू निकालना। ठीक। तो कितना मिलेगा? 15,000। तो सुरेश को क्या दे दीजिए? 15,000 आप दे दीजिए। ठीक है? अब आते हैं हम लोग, सुरेश को दूसरी जो चीज़ मिलेगी वो क्या है? गुडविल। क्या मिलेगी? गुडविल। तो हम उसका ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पे बोल दिया गया है नई चीज़ कि गुडविल ऑफ अ फर्म वॉज वैल्यूड कितना? 2 लाख। वेरी गुड। सुरेश पेड 40,000 इमीडिएटली ऑन रिटायरमेंट। ठीक है, ये तो नेक्स्ट चीज़ है। हमें यहाँ पे अब ध्यान देना है गुडविल पे। किस पे? गुडविल पे। तो पूरे फर्म की जो गुडविल दे रखी है हमें वो दे रखी है 2 लाख रुपए। ठीक है? तो चलिए ठीक है, निकाल देते हैं हम सुरेश की उसमें से क्या हिस्सा होगा। तो पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है हमें 2 लाख रुपए। 2 लाख। तो चलिए वापस से। ठीक। अब इस पूरे फर्म की वैल्यू थी गुडविल की 2 लाख। तो उसमें से सुरेश को कितनी मिलनी चाहिए? सुरेश को जितनी मिलनी चाहिए दे दीजिए। यानी सुरेश का हिस्सा क्या था? 3/10 था। तो उसे क्या ट्रांसफ़र आप कर दीजिए। तो सुरेश को कितनी गुडविल मिलनी चाहिए? 60,000। कितनी मिलनी चाहिए? 60,000। याद रखिए गुडविल में मंथ नहीं काउंट होते हैं, सिर्फ प्रॉफिट्स मंथ के होते हैं। गुडविल तो हमारी बन जाती है। तो पूरे फर्म की गुडविल 2 लाख थी, उसमें से सुरेश को कितनी मिलनी चाहिए? 60,000 मिलनी चाहिए। अब सवाल ये आता है 60,000 रुपये गुडविल जो मिलेगी वो देगा कौन? ठीक है? कौन देगा? भाई सर कोई नहीं, हमारे ओल्ड पार्टनर्स देंगे। किस रेशियो में? अपने गेनिंग रेशियो में। तो चलिए हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे हम लोग किसका? आशीष और लोकेश का। ठीक है? तो आशीष और लोकेश का गेनिंग रेशियो निकालना है तो आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए गेनिंग रेशियो का, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में समझा रखा है अच्छे से। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको समझाया जब इन्फॉर्मेशन गिवन होती तो कैसे निकालते गेनिंग रेशियो, जब इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती तो कैसे निकालते। तो आशीष और लोकेश की हमें इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या दे मेंशन है? फ्यूचर प्रॉफिट हमें यहाँ पे मेंशन है आशीष और लोकेश का, और हमें ओल्ड रेशियोज भी मेंशन है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। आशीष का जो मेरा गेनिंग रेशियो होगा वो होगा न्यू रेशियो 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो जो था 5/10। और लोकेश का जो होगा न्यू रेशियो 2/5 और ओल्ड रेशियो था मेरा 2/10। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/10, और इसे सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 2/10। तो हमारा जो गेनिंग रेशियो निकला इसका ए और एल का वो होगा 1/2। क्या होगा? 1/2। ठीक है? ठीक। तो यानी जो 60,000 का हिस्सा है उसमें से आशीष देंगे 1/3 हिस्सा, और जो हमारे लोकेश होंगे वो देंगे 2/3 हिस्सा। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 20,000, और ये आ जाएगा 40,000। तो यानी लोकेश देने वाले हैं 40,000 और आशीष देने वाले हैं 20,000।
ठीक है, तो इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। भाई देखिए, हमारे पार्टनर को मिलना था 60,000 गुडविल मिलनी चाहिए थी, अब उसमें से हमें पता चल गया है 20,000 वो आशीष देंगे, 40,000 लोकेश देंगे। तो वो क्या करेंगे, हम अपने पार्टनर को दे देंगे, रिटायरिंग पार्टनर को दे देंगे। जो भी चीज़ें देनी होती है हमारी क्रेडिट तरफ होती हैं, ये आपको पता है, और जो भी चीज़ अकाउंट से निकाली जाती है वो कहाँ होगी, डेबिट तरफ होगी। गुड। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुडविल दे देंगे। अब गुडविल देखिए, गुडविल जो दी जा रही है वो किस नाम से लिखी जाएगी, बहुत अच्छे से समझिएगा। गुडविल फर्म में तुरंत, फर्म को गुडविल के नाम से हम लोग नहीं देंगे। गुडविल का जो पैसा कौन दे रहा है, हमारे रिटायरिंग पार्टनर को, ये ए और एल दे रहे हैं अपने अकाउंट से। तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, एस कैपिटल और बाय एल्स कैपिटल। याद रखिए, गुडविल का पैसा जो है वो कौन दे रहा है, वो दे रहा है हमारे पार्टनर्स दे रहे हैं हमारे रिटायरिंग पार्टनर को। कोई गुडविल अकाउंट से नहीं मिल रहा है पैसा उन्हें, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, बाय एस कैपिटल टू एल्स कैपिटल। ए दे रहा है सुरेश को 20,000 रुपये और एल दे रहा है 40,000 रुपये, ठीक है। तो ये सुरेश के अकाउंट में आ गए। बट अब ये जो चीज़ आई है तो सुरेश के अकाउंट में लिख दी गई, बट इतने 20,000 40,000 ए और एल के अकाउंट से निकल भी तो रहे हैं, और सारी निकलने वाली चीज़ कहाँ लिखते हैं हम लोग, डेबिट तरफ। तो जो हम लोग गुडविल देंगे यहाँ पे तो सुरेश के अकाउंट में आ गई, बट यहाँ पे हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट से निकलेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय टू सुरेश अकाउंट, बाय टू सुरेश, सॉरी सुरेश कैपिटल, सुरेश कैपिटल, ठीक है। और ए के अकाउंट में हम कितना माइनस करेंगे, 20,000 और एल के 40,000। तो समझ आया आपको, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, हमारे गुडविल का ट्रीटमेंट इस तरीके से होता है। यहाँ पे जो पार्टनर्स अकाउंट में डाल रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर के, उनके अकाउंट पे कैपिटल को लिखा जाएगा, और जितना अकाउंट उनके अमाउंट उनके अकाउंट से जा रहा है तो उसमें सुरेश का अकाउंट लिखा जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक। यहाँ पे सुरेश के अकाउंट में जा रही हैं चीज़ें, तो ए और एल ने दी, और यहाँ पे ए और एल के अकाउंट से पैसे जा रही हैं किसने, सुरेश के अकाउंट में, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है उसको भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमारी प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा ट्रीटमेंट हो गया, सुरेश का, हाँ ये बचा हुआ है 6 ट्रीटमेंट हमारा बचा हुआ है कि सुरेश को इमीडिएटली 40,000 रुपये दे दिए गए हैं, और फिर उसके बाद हमारा रिटायरिंग का जो वो है अमाउंट बचेगा वो क्या है, उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो चलिए ठीक है, इसके अलावा सारे ट्रीटमेंट हमारे हो चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को बैलेंस कर देते हैं। हम क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं, तभी हमें पता चलेगा रिटायरिंग पार्टनर कितना अमाउंट मिल रहा है और कितना उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको हमें बैलेंस करना है, तो चलिए आपको पता है चीज़ें बैलेंस कैसे होती हैं, ठीक। चलिए बैलेंस करते हैं, चलिए चीज़ बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंसिंग में हमारी, तो बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट आएगा 381,000,000, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 544,000,000, यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा 810,000, और यही अमाउंट हमारा कहाँ पे आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा। चलिए हमारा अमाउंट आ गया है। अब आपको हमें ये चीज़ें बैलेंस करनी है, तो बैलेंसिंग बहुत आसान है आपकी। बैलेंस में लिख देंगे टू बैलेंस, क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। ए का जो बैलेंस है वो बचेगा हमारा 780,000,000। एल का जो बचेगा होगा 337,000,000, ठीक। अब हमारा जो सुरेश का है उसका बैलेंस अगर मैं करूँगा तो उसका बैलेंस जो है, उसका बैलेंस आना चाहिए 538,000,000, बट इस अमाउंट को आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इस अमाउंट को आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इस बैलेंस में हमें बता दिया गया है कि 40,000 जो है उसको क्या है, तुरंत कैश दे दिया गया है, और बचा हुआ अमाउंट उसके किस अकाउंट में डाला गया है, लोन अकाउंट में डाला गया है। तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको बैलेंसिंग, उसका बैलेंस नहीं आता है कैपिटल का, उसका क्या आता है, अमाउंट ट्रांसफ़र होता है उसके लोन अकाउंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टू कैश, जो भी अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में डायरेक्ट डाला गया है इमीडिएटली, तो उसे क्या करेंगे हम लोग, कैश में लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला गया 40,000 उसे तुरंत दे दिया गया है, तो हमने लिख दिया, और रिमेनिंग अकाउंट उसके किस में जाएगा, टू सुरेश लोन अकाउंट, किस में आएगा, लोन अकाउंट में। जो हमारा पार्टनर होता है रिटायरिंग पार्टनर, वो बैलेंस नहीं निकलती उसके कैपिटल की, वो तो जा ही रहा है, बैलेंस कैसे आएगा, तो उसका कहाँ पे आता है अमाउंट, उसका अमाउंट आता है लोन अकाउंट में, ठीक है।
ये तो बैलेंस तो उनका आएगा ना जो हमारे फॉर्म में रहेंगे, ये तो अब फॉर्म से जा रहा है तो उसका सारा अमाउंट किस में आएगा, लोन अकाउंट में जाता है, और जो अमाउंट कैश दे देगा उसको कैश अकाउंट पे लिख देगा। तो अगर अब मैं इसे बैलेंस करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 398 ये, तो यानी हमारा आंसर जो है ये बनेगा, सुरेश लोन अकाउंट जाएगा 498000, कैश मिला है उसे 40,000, और ये क्या है हमारा प्रॉपर कैपिटल अकाउंट बन गया है इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ आ पार्टनर। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे समझ लीजिए, यहाँ पे बस दो चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, सस्पेंस अकाउंट पे, ठीक है, और जब गुडविल ट्रांसफ़र होती है तो डेबिट तरफ हम लोग लिखते हैं, वो सब क्रेडिट तरफ हम लोग लिखते हैं जो गुडविल उससे जो पार्टनर देंगे उनके नाम से, और डेबिट तरफ हम लिखते हैं जो सुरेश के जो रिटायरिंग पार्टनर उसका नाम, और जो जो पार्टनर दे रहे हैं उनके अकाउंट से पैसे कम हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये चीज़ आपको याद रखें, जो कैश दे दिया गया उससे कैश अकाउंट में, और जो बैलेंस होता है हमारे रिटायरिंग पार्टनर का उसके वो अमाउंट किस में आता है, लोन अकाउंट में आता है। ठीक है, वेरी गुड, आई होप चीज़ समझ में आ गई, अच्छे से देख लीजिएगा रिवाइंड करके अगर आपको कोई भी डाउट आता है। अब चलिए हम लोग जल्दी से बैलेंस शीट बनाते हैं जो कि बहुत ही आसान होगा। तो चलिए ये है हमारे बैलेंस शीट का फॉर्मेट, तो इसको जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि हमारी जो बैलेंस शीट है आप लाइबिलिटी तरफ से बनाइए, क्योंकि लाइबिलिटी में बहुत ही कम चीज़ें हमारी आती हैं। तो चलिए हम लोग उसको सबसे पहले करते हैं। तो हमारी सबसे पहली जो चीज़ है वो हम लोग देख लेते हैं हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें से क्या मतलब, हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारे बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट में कैपिटल, रिजर्व फंड, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, याद रखिए रिजर्व फंड को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, और क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी और कैपिटल, ये तीन चीज़ें हमारी यहाँ पे लिखी रहेंगी एज इट इज़। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, सबसे पहले मेरी क्या आएगी, कैपिटल आएगी। ठीक है, चीज़ें करने का फॉर्मेट देखिए बेटा, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले बैलेंस शीट बनाएगी तो मैंने रिवैल्यूएशन जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट है उसको देख लिया, अब वहीं से मुझे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं, क्रेडिटर्स और हमारा क्या आउटस्टैंडिंग हमारा एक्सपेंस, तीनों चीज़ें हमें दे रखी हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, तो हमें क्या करना है यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, रही बात हमारे कैपिटल की, तो आपने देखा होगा मैंने दो ही पार्टनर्स की कैपिटल लिखी, आशीष और लोकेश की, किसी और पार्टनर कैपिटल नहीं लिखी, क्यों, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर है भाई, वो चला गया, अब हमें बैलेंस शीट नहीं आएगी, अमाउंट कैपिटल नहीं रहेगी उसकी फॉर्म पे। ठीक है, अब उसकी कैपिटल हमारे अकाउंट से जा चुकी है। ठीक है, तो हम कैपिटल किसकी लिखेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स की, बट यहाँ पे याद रखिए रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल लिखी जाएगी, और जो रिटायरिंग पार्टनर्स की कैपिटल तो नहीं लिखी जाएगी, बट उसका लोन अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सुरेश लोन अकाउंट। ठीक है, सुरेश लोन अकाउंट, क्यों, क्योंकि भाई उसे हमें अकाउंट में अभी पैसे देने हैं, यानी फॉर्म पे पैसे उधार हैं, अभी उसको अमाउंट पैसा देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीन चीज़ें लिखेंगे। तो याद रखिए कैपिटल अकाउंट से हमारी क्या आ जाएगी, बैलेंस आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, हमारा कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वही हमारी क्या होती है, न्यू ओल्ड पार्टनर्स की न्यू कैपिटल होती है। तो हमारा बैलेंस आया था 7,80,000, और लोकेश का था 3,37,000, तो टोटल हो जाएगा हमारा 11,17,000। ठीक है, सुरेश का लोन अमाउंट जो था वो था 4,98,000, देख लीजिए सुरेश का लोन अकाउंट कितना था, 4,98,000। क्रेडिटर्स जो थे हमारे, उसका कोई भी उसमें छेड़छाड़ हमारे क्वेश्चन पे नहीं हुई थी, तो 1,24,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 16,000, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, कोई छेड़छाड़ हुई नहीं थी क्रेडिटर्स में, तो ये है हमारा 1,24,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है हमारा कितना, 16 का 16,000, कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई, और इसको बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे और कोई चीज़ आने नहीं वाली, 55। ठीक, अब देखिए अब राइट ऐसा तरफ यही अमाउंट आ जाता है बैलेंस में, तो हमारा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज हमें कोई ना कोई दिक्कत होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास बैलेंस शीट में क्या लैंड दे रखा है, बिल्डिंग दे रखी है, प्लांट मशीनरी दे रखी है, फर्नीचर दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेटा दे रखा है, कैश इन हैंड दे रखा है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दे रखी है जो भी हमें दिक्कत करने वाली हो। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी मैं आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, उससे पहले हम लोग चीज़ें कर लेते हैं। तो जो भी चीज़ें थी हम लिख लेते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और कैश इन हैंड, सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मेंशन है। ठीक, तो लैंड की हमारी कोई वैल्यू चेंज हुई थी क्या, अब उसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट देना पड़ेगा, नहीं, खाली हमारी फर्नीचर एंड फिक्चर्स की वैल्यू चेंज हुई है, बाकी सबकी वैल्यू क्या है, सेम है। तो फर्नीचर और फिक्चर्स की वैल्यू जो थी वो 30,000 क्या 3,000 बढ़ गई है, वही अमाउंट चेंज है, बाकी सारी चीज़ें सेम है हमारी। तो लैंड 4 लाख, बिल्डिंग 3,80,000, प्लांट मशीनरी 465। चलिए इसको जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं। तो लैंड की जो वैल्यू थी 4 लाख, हम वही लिख देते हैं, बिल्डिंग में भी कोई चेंज नहीं आया था, तो 3,80,000 ही होगी,
प्लांट एंड मशीनरी जो है हमारा 4,65,000, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया था। फर्नीचर और फिक्सचर्स में हमारा चेंज आया था 77 से 3,000 बढ़ गई थी, यानी कितने का हो जाएगी 80,000 की हो गई थी। स्टॉक में हमारा क्या है, थोड़ी सा फर्क पड़ा था। स्टॉक जो था बेटा हमारा 13,000 से कम हो गया था, 13,000 से हमारा स्टॉक कम हो गया था। पहले इसकी वैल्यू थी 1,85, अब हो गई थी क्या 1,72, यानी 13,000 से कम हो गया था। यानी यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी स्टॉक की 172, यही रखा है। अब बात आती है हमारे डेटर्स की। डेटर्स की चीज़ है तो याद रखिए, पहले जो डेटर्स थे हमारे क्वेश्चन पे, डेटर्स का बहुत ही ध्यान से आप ट्रीटमेंट करिएगा बेटा, क्योंकि प्रोविजन बन जाता है, बच्चे गलती उसमें कर देते हैं। देख लीजिए डेटर्स जो थे 1,72,000 थे हमारे पास, बट भाई जी क्या हो गया है, उसमें से 10,000 का क्या हो गया है, 10,000 का हमारा प्रोविजन बन गया है, यानी अब वो 10,000 नहीं मिलेंगे। तो था डेटर्स मेरा 172 का, ठीक है, पर उसमें प्रोविजन बन गया 10,000 का, तो यानी अब उसके बाद वैल्यू कितनी बचेगी, कितना मिलेगा 1,62,000, ठीक है, गुड। अब बात आती है कैश इन हैंड की। तो याद देखिए क्वेश्चन पे कैश इन हैंड कितना दे रखा है हमें, क्वेश्चन पे कैश इन हैंड दे रखा है 1,21,000, 1,21,000। अब ये चीज़ बहुत ही ध्यान से समझिएगा, आप में 1,21,000 कैश फॉर्म पे दे रखा था, बट आपने क्या किया है बेटा, 40,000 क्या किया है, हमारे पार्टनर्स को कैश दे दिया है, आपने अकाउंट से 40,000 कैश दे दिया है। तो यानी था आपके फॉर्म पे कैपिटल 1,21,000, कैश कितना था 1,21,000, पर आपने कितना दे दिया 40,000 दे दिया है, तो आप उसे क्या करेंगे माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे, क्या करेंगे माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो आपने सस्पेंस निकाला है, क्या निकाला है, जो आपने सस्पेंस निकाला है, वो 15,000 जो सस्पेंस था वो पूरा क्या है आपका कैपिटल, वो सॉरी एसेट बन जाएगा। तो यानी ये जो आपका पीएल प्रॉफिट एंड लॉस का सस्पेंस अकाउंट निकला वो भी क्या करेगा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो पीएल सस्पेंस अकाउंट, ठीक, कितना 15,000। अब चीज़ समझिए बेटा, मैं इतने ट्रीटमेंट आप बोल रहे हैं सर कि आपको ये तो ट्रीटमेंट बहुत टफ हो गया है, यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ याद रखनी है। बेटा याद नहीं रखनी है हमें, याद रखिए बस एक ही चीज़ कि जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन के अलावा कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो उसके कितने ट्रीटमेंट होते हैं, उसके हमेशा 2 इम्पैक्ट होते हैं। कितने होते हैं 2 इम्पैक्ट। कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप कर रहे हैं अपने मन से तो उसके कितने इम्पैक्ट होंगे 2 इम्पैक्ट होंगे। तो देखिए आपने 40,000 कैश दिया था, तो भाई एक वहाँ पर कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट, एक बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट। पीएल सस्पेंस अकाउंट आपने निकाला था तो एक कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट, एक बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट। आपने प्रोविजन बनाया था तो एक हमारा रिवैल्यूएशन में ट्रीटमेंट, एक बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट। हर चीज़ के 2 इम्पैक्ट हैं। फर्नीचर की वैल्यू हमारी क्या थी, बढ़ गई थी, तो एक हमारा रिवैल्यूएशन ट्रीटमेंट और एक हमारा बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट। याद रखिए कोई भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके 2 इम्पैक्ट पड़ेंगे ही पड़ेंगे, यानी 2 अकाउंट में आपको चीज़ें डालनी ही डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो याद करने वाली चीज़ है वो है पीएल सस्पेंस अकाउंट निकालेंगे तो आपको डालना है कहाँ पे, बैलेंस शीट पे। कोई भी कैश दे रहे हैं तो उसको कैश इन हैंड से माइनस करना है, ठीक है। कोई भी लोन दिया है तो उसे लोन अकाउंट में ट्रीटमेंट करना है, और रिवैल्यूएशन की कोई भी चेंजेस हैं वो तो आपको पता ही है। तो मैं इसको बैलेंस करूँगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बैलेंस में हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 17,55,30। तो देख लीजिए ये था हमारा एक प्रॉपर क्वेश्चन जो हमारे रिवैल्यूएशन रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर का बनता है आपके एग्जाम पे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के आने की 70% यहाँ पे क्या है उम्मीद होती है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ी सा लेंदी हो जाता है, तो इसलिए लोग बच्चों को दे देते हैं कि बच्चों का कभी कभी टाइम जाए पर पूरे नंबर वो उठा लें। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। वीडियो लंबी हो गई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है उसको सॉल्व करवाऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो पे अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।